हेलो दोस्तों, नमस्कार। हिंदी जगत में आप सभी का स्वागत है और मैं हूं मुकेश मिश्र। साथियों, आज हम हिंदी साहित्य लेखन से संबंधित प्रश्न आप लोगों के बीच में लेकर आए हैं। यहाँ पर आपको 35 प्रश्न देखने को मिलेंगे, लेकिन उन 35 प्रश्नों से संबंधित लगभग 135 प्रश्नों पर चर्चा हमारी आपकी हो जाएगी। तो हम यानी कि 100 से अधिक प्रश्नों के विषय में हम लोग जानेंगे, उनके उत्तर को जानेंगे और पढ़ेंगे। तो हमारा ये वीडियो आप सभी को अगर पसंद आए तो इसको लाइक करना, शेयर करना और साथियों सब्सक्राइब जरूर करना, ठीक है, जिससे हमारी क्लास आपको समय से मिलती रहे। तो चलिए हम लोग यहाँ पर शुरू करते हैं। पहला प्रश्न है, हिंदी शब्द सागर किसके द्वारा संपादित ग्रंथ है? हिंदी शब्द सागर किसके द्वारा संपादित ग्रंथ है? तो आपका उत्तर यहाँ हो जाएगा श्याम सुंदर दास। ध्यान रहे, यहाँ पर आपको रामचंद्र शुक्ल नहीं लगाना है, ना तो आपको रामचंद्र शुक्ल लिखना है, ठीक है। हिंदी शब्द सागर की भूमिका आचार्य रामचंद्र शुक्ल लिख रहे थे, लेकिन जब ये पूछा जाए आपसे कि हिंदी शब्द सागर किसके द्वारा संपादित ग्रंथ है, तो आपको श्याम सुंदर दास उत्तर बताना होगा। हिंदी शब्द सागर नामक ग्रंथ श्याम सुंदर द्वारा संपादित है। और एक चीज इसमें याद रखिएगा कि यह काशी नागरी पचाणी सभा द्वारा प्रकाशित किया गया है, ठीक है। आगे देखते हैं। अगला प्रश्न है, हिंदी साहित्य की भूमिका पुस्तक के लेखक कौन है? इनकी 3-4 पुस्तकें यह बहुत महत्वपूर्ण हैं। हजारी प्रसाद द्विवेदी। हिंदी साहित्य की भूमिका पुस्तक के लेखक कौन है ये पूछ रहा है, तो आपको बताना है हजारी प्रसाद द्विवेदी। और कब प्रकाशन इसका हुआ? तो 1940 ईस्वी में इसका प्रकाशन हुआ, ठीक है। हिंदी साहित्य की भूमिका, इसका प्रकाशन कब हुआ? 1940 में हुआ। और किसकी पुस्तक है? तो हजारी प्रसाद द्विवेदी की है। इनकी 1-2 पुस्तकें और पूछी जाती हैं, उनका भी नाम जान लीजिए। एक है हिंदी साहित्य का उद्भव और विकास, जो कि 1952 ईस्वी में प्रकाशित हुई थी। और 1952 ईस्वी में ही बहुत महत्वपूर्ण पुस्तक इनकी है, हिंदी साहित्य का आदिकाल, ठीक है। तो इन दोनों को भी आपको याद रखना है। हिंदी साहित्य की भूमिका 1940 में, हिंदी साहित्य का उद्भव और विकास एवं हिंदी साहित्य का आदिकाल, ये दोनों पुस्तकें 1952 में प्रकाशित हुई। ये तीनों जो हैं हजारी प्रसाद द्विवेदी द्वारा लिखित हैं, ठीक है। अगला देख लीजिए, इस्तवार द लिटरेच्यूर एंदुई ए हिंदुस्तानी। इसका नाम आप लोगों ने खूब सुना होगा, पहले इसका मतलब समझ लीजिए, ठीक है। इस्तवार, इसका अर्थ है हिस्ट्री, ठीक है, इतिहास। फिर उसके बाद द लिटरेच्यूर, लिटरेच्यूर का अर्थ है यहाँ पर साहित्य, ठीक है, लिटरेचर। उसके बाद एंदुई का मतलब है हिंदुई। ए हिंदुस्तानी, हिंदुस्तानी का अर्थ है हिंदुस्तानी, ठीक है। तो यहाँ पूछ रहा है, इस्तवार द लिटरेच्यूर एंदुई ए हिंदुस्तानी की रचना किसने की? आपका उत्तर दिया हुआ है यहाँ पर गारसा द तासी। देखिए, हिंदी का सर्वप्रथम जो हिंदी साहित्य का इतिहास लिखा वह गारसा द तासी ने लिखा। पहली बात आपको ये ध्यान में रखना है। दूसरी बात इससे संबंधित क्या है कि यह फ्रेंच भाषा में लिखा हुआ इतिहास है। अगर पूछ ले कि पहली बार जो हिंदी साहित्य का इतिहास लिखा गया उसकी क्या भाषा थी, किस भाषा में लिखा गया, तो आपको उत्तर देना है फ्रेंच भाषा में। चलिए अगला देखते हैं। प्रश्न संख्या 4 पूछ रहा है, ग्रियर्सन कृत द मॉडर्न वर्नाकुलर लिटरेचर ऑफ नॉर्दर्न हिंदुस्तान का हिंदी अनुवाद किसने किया? एक बार दोबारा देख लीजिए, ग्रियर्सन कृत द मॉडर्न वर्नाकुलर लिटरेचर ऑफ नॉर्दर्न हिंदुस्तान का हिंदी अनुवाद किसने किया? तो यहाँ आपका उत्तर हो जाएगा किशोरीलाल गुप्त, है ना। आपको यहाँ पर उत्तर देना है किशोरीलाल गुप्त। ग्रियर्सन कृत द मॉडर्न वर्नाकुलर लिटरेचर ऑफ नॉर्दर्न हिंदुस्तान
1889 ईस्वी, ठीक है, नामक ग्रंथ का प्रकाशन इसका जो है एशियाटिक सोसाइटी ऑफ बंगाल की पत्रिका के विशेषांक के रूप में 1888 ईस्वी में हुआ था, है ना। और किया किसने था इसका हिंदी अनुवाद? किशोरीलाल गुप्त ने। तो यहाँ पर यह बात जरूर याद रखना कि इसका हिंदी अनुवाद किसने किया था? किशोरीलाल गुप्त ने किया था। आगे देखते हैं, अगला प्रश्न है, प्रश्न संख्या 5 है, आंग्ल भाषा में लिखा गया हिंदी साहित्य का इतिहास, स्केच ऑफ हिंदी लिटरेचर के लेखक कौन है? तो आपका उत्तर यहाँ पर सामने दिया हुआ है, पादरी एडविन ग्रीव्ज। पादरी एडविन ग्रीव्ज आपका उत्तर हो जाएगा। और यह अंग्रेजी में लिखा हुआ है, ठीक है, यह अंग्रेजी में लिखा हुआ हिंदी साहित्य का इतिहास है, ठीक है। 1920 ईस्वी में यह इतिहास प्रकाशित हुआ था। 1920 ईस्वी में यह प्रकाशित हुआ था। अगला प्रश्न देखते हैं, प्रश्न संख्या 6, आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने के अनुसार हिंदी साहित्य के आदिकाल की समय सीमा क्या है? आचार्य रामचंद्र शुक्ल के अनुसार हिंदी साहित्य के आदिकाल की समय सीमा क्या है? तो आप देख लीजिए, यहाँ पर दिया है विक्रम संवत 1050 से विक्रम संवत 1375 तक, ठीक है। अब अगर यही ईस्वी सन में आपको उत्तर देना होता तब आप क्या करते? आपको 1050 में 57 घटा देना है, ठीक है, और इधर क्या करना है? 1375 ईस्वी में, विक्रम संवत 1375 में आपको 57 इसमें भी घटा देना है। यानी आप ये याद रखिए कि ईस्वी से 57 वर्ष आगे विक्रम संवत सदैव चलता रहता है ना। चलिए आगे देखते हैं, अगला प्रश्न है, प्रश्न संख्या 7, एक परिभाषा दी हुई है। अब पूछ रहा है, देखिए बहुत पूछी जाती है ना, बहुत महत्वपूर्ण हिंदी में परिभाषा है। साहित्य जनता की चित्त वृत्ति का संचित प्रतिबिंब है, उक्त परिभाषा किसने दी? तो आपको उत्तर बताना है, रामचंद्र शुक्ल ने यह परिभाषा दी है ना। और यह जरूर याद रखना कि यह परिभाषा बहुत महत्वपूर्ण है, ठीक है, इसको आपको ध्यान में रखना है। चलिए आगे बढ़ते हैं, प्रश्न संख्या 8। प्रश्न संख्या 8 में पूछ रहा है, हिंदी साहित्य के इतिहास को व्यवस्थित रूप देने का श्रेय किसको है? सभी जानते हैं आचार्य रामचंद्र शुक्ल जी को है ना। हिंदी साहित्य के इतिहास को व्यवस्थित रूप देने का श्रेय किसको है? तो आपको उत्तर देना है, आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने हिंदी साहित्य के इतिहास को व्यवस्थित रूप दिया है, ठीक है। सभी जानते हैं, सबसे प्रसिद्ध है इनका इतिहास, है ना। अगला देखिए, द मॉडर्न वर्नाक्यूलर लिटरेचर ऑफ हिंदुस्तान इतिहास ग्रंथ के लेखक कौन है? द मॉडर्न वर्नाकुलर लिटरेचर ऑफ हिंदुस्तान इतिहास ग्रंथ के लेखक कौन है? सबसे पहले जान लीजिए कि यह अंग्रेजी में लिखा हुआ है, ठीक है, अंग्रेजी में लिखा हुआ है और जॉर्ज ग्रियर्सन ने इसे लिखा है ना। अगर ये पूछता है द मॉडर्न वर्नाकुलर लिटरेचर ऑफ हिंदुस्तान इतिहास ग्रंथ के लेखक कौन है, तो आपको बताना है जॉर्ज ग्रियर्सन, ठीक है। आगे देख लीजिए, प्रश्न संख्या 10 पूछ रहा है, भक्ति काल का नाम पूर्व मध्यकाल किसने दिया है? यहां ध्यान रखिए, भक्ति काल नाम तो दिया है आचार्य शुक्ल जी ने, ठीक है। आदिकाल को वीरगाथा काल कहा है, भक्ति काल को भक्ति काल कहा है, जैसे आधुनिक काल को गद्य काल कहा है ना, रीतिकाल को रीतिकाल कहा है। अब एक चीज समझ लीजिए, पूछ रहा है भक्ति काल का नाम पूर्व मध्यकाल। एक दिन एक क्लास इस पे बनाएंगे हम, जिसमें नामकरण होगा, ठीक है, कि किसने किस काल को क्या नाम दिया है, इस पर भी बना देंगे, पूरी क्लास आपको मिल जाएगी, ठीक है। चैनल को केवल आपको क्या करना है, सब्सक्राइब कर लेना है। तो 10 नंबर प्रश्न देखिए, भक्ति काल का नाम पूर्व मध्यकाल किसने दिया है? देखिए, भक्ति काल को
आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी जी ने 2 भागों में विभाजित कर दिया। ठीक है, और नाम क्या दिया? पूर्व मध्यकाल और उत्तर मध्यकाल। तो यदि ये पूछ ले कि पूर्व मध्यकाल नाम किसने दिया, तो हजारी प्रसाद द्विवेदी, और ये पूछ ले कि उत्तर मध्यकाल नाम किसने दिया, तो भी हजारी प्रसाद द्विवेदी ही उत्तर आपको देना है। चलिए, प्रश्न संख्या 10 जो है आपका यहाँ पर ये पूरा होता है। ठीक है, आगे देख लेते हैं प्रश्न 11। प्रश्न 11 में पूछा जा रहा है कि हिंदी कोविद रत्नमाला के लेखक कौन हैं? हिंदी कोविद रत्नमाला के लेखक कौन हैं? तो एक बात समझ लीजिए, बाबू श्याम सुंदर दास द्विवेदी युग के प्रतिनिधि लेखक है ना, एवं आलोचक हैं। ठीक है, ये आलोचक भी हैं और द्विवेदी युग के प्रतिनिधि लेखक हैं। इन्होंने हिंदी साहित्य इतिहास से लेकर नाटक साहित्य पर अपनी आलोचनाएं लिखी हैं, और हिंदी कोविद रत्नमाला यह भी श्याम सुंदर दास जी का ही है। यह कवियों का संग्रह है। ठीक है, यह जो है यह कवियों का संग्रह है। इतना आपको ध्यान में रखना है। हिंदी कोविद रत्नमाला बहुत प्रसिद्ध है। किसकी रचना है? तो श्याम सुंदर दास की है। अगला प्रश्न देखते हैं, प्रश्न संख्या 12। हिंदी शब्दानुशासन के लेखक पूछ रहा है, हिंदी शब्दानुशासन के लेखक कौन हैं? तो आप एक चीज समझिए, हिंदी शब्दानुशासन यदि पूछ रहा है तो आपको बताना है किशोरीदास वाजपेयी। ठीक है, यदि पूछता है हिंदी शब्दानुशासन के लेखक कौन हैं, तो किशोरीदास वाजपेयी। और अगर ये पूछ ले हिंदी व्याकरण, है ना, तो क्या बताओगे वहां पे? कामता प्रसाद गुरु बताना है। इतना ध्यान रखना है ना, इतना ध्यान रखना, कामता प्रसाद गुरु वहां बताना है जब हिंदी व्याकरण पूछे। और हिंदी शब्दानुशासन पूछ रहा है तो यहाँ पर उत्तर आपका हो जाएगा किशोरीदास वाजपेयी। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं, 13 नंबर प्रश्न है, हिंदी का प्रथम व्याकरण लिखने वाले विद्वान कौन हैं? हिंदी का प्रथम व्याकरण लिखने वाले विद्वान कौन हैं? तो देखिए, जेसुआ केटलर का हिंदुस्तानी जो ग्रामर है ना, वह 1698, इसको हिंदी का प्रथम व्याकरण ग्रंथ माना जाता है। ये आप ध्यान रखना है ना, 1698 ईस्वी में। और जो जेसुआ केटलर का ये ग्रामर है, हिंदुस्तानी ग्रामर, ग्रामर जो व्याकरण है इनका, उसका नाम है हिंदुस्तानी ग्रामर, उसको हिंदी का प्रथम व्याकरण माना जाता है। ठीक है, और तो यही पूछ रहा है हिंदी का प्रथम व्याकरण लिखने वाले विद्वान कौन हैं? तो आपको बताना है जेसुआ केटलर प्रथम विद्वान है ना, जिन्होंने हिंदी ग्रामर लिखी है। अगला देखिए, 14 नंबर प्रश्न है, पूछ रहा है ए हिस्ट्री ऑफ हिंदी लिटरेचर के लेखक कौन है? ए हिस्ट्री ऑफ हिंदी लिटरेचर के लेखक कौन है? तो आपको उत्तर देना है फ्रैंक ई के ए हिस्ट्री ऑफ हिंदी लिटरेचर के जनक हैं, लेखक हैं। ठीक है, ए हिस्ट्री ऑफ हिंदी लिटरेचर के लेखक पूछ रहा है तो क्या बताओगे? फ्रैंक ई के बताना है आपको, है ना, फ्रैंक ई के ने लिखा है। ठीक है, आगे देखते हैं अगला प्रश्न। अगला प्रश्न है प्रश्न संख्या 15। 15 में पूछ रहा है, आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने द्वितीय उत्थान का समय कब से कब तक माना है? तो इससे पहले तो आपको ये जानना जरूरी है कि प्रथम उत्थान का समय कब से कब तक माना है। देखिए, भारतेंदु हरिश्चंद्र जी की एक पत्रिका थी कविवचन सुधा, जो कि प्रकाशित हुई है 1868 ईस्वी में। ठीक है, और उसी के प्रकाशन से 1868 से ही आचार्य शुक्ल जी ने 1868 से 1893 ईस्वी तक प्रथम उत्थान का समय माना है। उसके बाद 1893 ईस्वी से 1918 ईस्वी तक आचार्य शुक्ल जी ने द्वितीय उत्थान का समय माना है ना। तो 1868 से 93 तक प्रथम उत्थान और 1893 से 1918 तक द्वितीय उत्थान का समय माना गया है। तो यहाँ पर ये दोनों बातें आपकी पूरी हो गई। अगला देखिए प्रश्न संख्या
16। यह तो हिंदी के विरोधी थे मान लीजिए, है ना, गारसादा तासी। अब क्या कह रहे हैं इसको सुनिए जरा। यद्यपि मैं खुद उर्दू का बड़ा पक्षपाती हूँ, लेकिन मेरे विचार में हिंदी को विभाषा या बोली कहना उचित नहीं। पूछ रहा है यह किसका कथन है। तो आप एक चीज़ समझ लीजिए, पूरा कथन नहीं हो पाता है याद, अगर आपको कथन बड़े होते नहीं याद हो पाते हैं, तो आप इनको इतना याद कर लीजिए कि चाहे ये लाइन याद कर लीजिए, हिंदी को विभाषा या बोली कहना उचित नहीं, किसने कहा, गारसादा तासी ने कहा। या फिर ये याद कर लीजिए, मैं खुद उर्दू का बड़ा पक्षपाती हूँ, किसने कहा, गारसादा तासी ने कहा। आपको परिभाषाएं तैयार हो जाएंगी, ठीक है। पूरी परिभाषा याद करने में पढ़ेंगे तो याद नहीं हो पाएगा, बड़ी बड़ी परिभाषाएं होती हैं, आप जो है आसानी से तैयार नहीं कर पाएंगे, इसलिए कोई ना कोई ट्रिक आपको वहाँ पर इस्तेमाल करनी पड़ेगी। अगला देखिए, ये प्रश्न मैं आपको ऊपर भी बता चुका हूँ। आचार्य शुक्ल ने प्रथम उत्थान का समय कब से कब तक माना है, तो बताया है कविवचन सुधा प्रकाशित हुई थी 1868 ईस्वी में, ठीक। तो 1868 से 1893 ईस्वी तक आचार्य शुक्ल ने प्रथम उत्थान का समय निर्धारित किया है। 17 नंबर प्रश्न आपका पूरा हुआ। प्रश्न देख लीजिए 18 नंबर। 18 नंबर में कह रहा है पुरानी हिंदी ग्रंथ के लेखक कौन हैं। तो आप सभी जानते होंगे अपभ्रंश को पुरानी हिंदी किसने कहा है, चंद्रधर शर्मा गुलेरी जी ने कहा है। अपभ्रंश को पुरानी हिंदी किसने कहा है, चंद्रधर शर्मा गुलेरी जी ने कहा है। और पुरानी हिंदी ग्रंथ जो है उसके लेखक भी चंद्रधर शर्मा गुलेरी ही हैं। अगला देखिए प्रश्न संख्या 19 पूछ रहा है हिंदी साहित्य का दूसरा इतिहास ग्रंथ के लेखक कौन है। बच्चन सिंह हैं, जिन्होंने उत्तर प्रदेश में होने वाली यूपी टीजीटी और पीजीटी परीक्षा 2021 में हाहाकार मचा दिया था, ठीक है। इनकी भी किताब से बहुत प्रश्न आ गए थे। तो हिंदी का जो दूसरा इतिहास है वह बच्चन सिंह ने लिखा है। यदि पूछ ले हिंदी साहित्य का दूसरा इतिहास ग्रंथ के लेखक कौन है, तो आपको बच्चन सिंह जवाब देना है, ठीक। आगे बढ़ते हैं प्रश्न संख्या 20। प्रश्न संख्या 20 में पूछ रहा है द मॉडर्न वर्नाकुलर लिटरेचर ऑफ हिंदुस्तान का हिंदी अनुवाद हिंदी साहित्य का प्रथम इतिहास शीर्षक से किसने किया। तो आपको यहाँ उत्तर देना है किशोरीलाल गुप्त, ठीक है। इसको एक बार चाहे आप फिर पढ़ लीजिए। द मॉडर्न वर्नाकुलर लिटरेचर ऑफ हिंदुस्तान का हिंदी अनुवाद हिंदी साहित्य का प्रथम इतिहास शीर्षक से किसने किया। तो आपको यहाँ पर बताना है किशोरीलाल गुप्त ने किया। 20 प्रश्न आपके हो गए। आगे देखते हैं प्रश्न संख्या 21 पूछ रहा है हिंदी साहित्य का आधा इतिहास किसने लिखा, ठीक। हिंदी साहित्य का आधा इतिहास किसने लिखा। तो आपको उत्तर देना है हिंदी साहित्य का आधा इतिहास सुमन राजे ने लिखा। हिंदी साहित्य का आधा इतिहास किसने लिखा, सुमन राजे ने लिखा। और अगर पूछ ले कब लिखा गया या इन्होंने कब लिखा, तो आपको बताना है 2003 में लिखा, ठीक। 2003 में लिखा। प्रश्न संख्या 22 देख लीजिए क्या पूछ रहा है। आचार्य शुक्ल ने हिंदी साहित्य के आधुनिक काल को किस अन्य नाम से अभिहित किया है। देखिए ऊपर मैं अभी बता चुका हूँ नामकरण के समय कि आचार्य शुक्ल ने जो हिंदी साहित्य में आधुनिक काल है उसको गद्य काल कहा है ना। तो यह प्रश्न आपको मैं ऊपर बता चुका हूँ, इसका उत्तर भी बता चुका हूँ। शुक्ल जी ने आधुनिक काल को अन्य कौन सा नाम दिया है, तो गद्य काल शुक्ल जी ने आधुनिक काल को कहा है। अगला प्रश्न यहाँ पर देखिए पूछ रहा है मिस्र बंधु विनोद का चौथा भाग कब प्रकाशित हुआ। तो इसके बारे में थोड़ा जान लेते हैं। मिस्र बंधु विनोद देखिए 4 भागों में प्रकाशित हुआ था। कितने में, 4 भागों में प्रकाशित हुआ था। पहले 3 भाग कब प्रकाशित हुए, 1913 में। पहले कब प्रकाशित हुए 3 भाग, 1913 में प्रकाशित हुए थे। और यहाँ पर पूछ रहा है चौथा भाग। तो जब 3/13 में प्रकाशित हुए तो चौथे का उत्तर आपके सामने लिखा हुआ है। मिस्र बंधु विनोद का चौथा भाग 1934 ईस्वी में प्रकाशित हुआ।
ठीक है। और मिश्र बंधु विनोद में कौन कौन शामिल था? तो एक ट्रिक बताए थे, श्याम सुख गणेश, श्याम बिहारी मिश्र, सुखदेव बिहारी मिश्र और गणेश बिहारी मिश्र, यह तीनों भाई थे। इन तीनों भाइयों को मिश्र बंधु के नाम से जाना जाता है। मिश्र बंधु विनोद इनका इतिहास ग्रंथ है ना, जिसमें हम ये कह सकते हैं कि लगभग 5000 कवियों का वर्णन है। चलिए आगे देखते हैं। अगला प्रश्न क्या है? काल क्रमानुसार लिखा गया हिंदी साहित्य का प्रथम इतिहास ग्रंथ कौन सा है? बहुत महत्वपूर्ण प्रश्न है, ठीक है भाई। पूछ लेगा सबसे पहले किसने लिखा, तो आप बता दोगे गारता तासी ने लिखा। लेकिन अब यहां पूछ रहा है कि काल क्रमानुसार ठीक है, पूछ रहा है काल क्रमानुसार किसने लिखा है। सबसे पहले तो आपको बताना है द मॉडर्न वर्नाकुलर लिटरेचर ऑफ हिंदुस्तान किसने लिखा है? जॉर्ज ग्रियर्सन ने लिखा है इसे, है ना। तो काल क्रमानुसार लिखा गया यह इतिहास ग्रंथ है हिंदी का, और लिखा किसने है? तो जॉर्ज ग्रियर्सन ने लिखा है। देखिए इससे पहले गारसा द तासी ने लिखा है, शिव सिंह सेंगर ने लिखा है, लेकिन वहां पर काल क्रमानुसार वह नहीं लिखा गया है, ठीक है। उसमें जो है कवियों को कालक्रम के अनुसार व्यवस्थित नहीं किया गया है। कहाँ से शुरुआत हुई है? इसकी शुरुआत ग्रियर्सन ने की है, ठीक। गारसा द तासी और शिव सिंह सेंगर का जो है वहां पर यह नहीं मिलता है। अगला देख लीजिए, प्रश्न नंबर आपका 25 है। प्रश्न संख्या 25 पूछ रहा है हिंदी साहित्य का वैज्ञानिक इतिहास किसने लिखा? बहुत महत्वपूर्ण प्रश्न है। हिंदी साहित्य का वैज्ञानिक इतिहास किसने लिखा? तो आपको यहाँ बताना है गणपति चंद्र गुप्त ने हिंदी साहित्य का वैज्ञानिक इतिहास लिखा है। बहुत महत्वपूर्ण प्रश्न है और बहुत पूछा जाता है, इसलिए आपको ध्यान में रखना है कि जब पूछ ले वैज्ञानिक इतिहास किसने लिखा, तो गणपति चंद्र गुप्त ने लिखा। देखिए ये प्रश्न ऊपर बता चुका हूं। सर्वप्रथम हिंदी साहित्य का इतिहास ग्रंथ किस भाषा में लिखा गया? तो फ्रेंच भाषा में लिखा गया। किसने लिखा? तो गारसा दा तासी ने लिखा, है ना। और नाम क्या था अगर पूछ ले, तो इस्तवार दा लिटरेच्यूर हिंदुस्तानी, ये नाम गारसा दा तासी के इतिहास ग्रंथ का था, जो सबसे पहले लिखा गया और फ्रेंच भाषा में था। चलिए आगे देखते हैं। प्रश्न संख्या 27 कह रहा है अधिकांश साहित्यकार, जो अधिकांश साहित्य इतिहासकार हैं, उनके अनुसार हिंदी के प्रथम कवि कौन हैं? तो सरहप्पा हैं। देखिए सरहप्पा को राहुल सांकृत्यायन ने हिंदी का पहला कवि माना है, ठीक है। सरहप्पा को राहुल सांकृत्यायन ने हिंदी का पहला कवि माना है, और सर्वमान्य मत भी यही है कि सरहप्पा ही हिंदी के पहले कवि हैं, है ना। यहाँ प्रश्न क्या है? अधिकांश साहित्य इतिहासकारों के अनुसार हिंदी के प्रथम कवि कौन हैं? तो आपको ये बताना है कि हिंदी के प्रथम कवि सरहप्पा हैं। आगे देखते हैं अगला प्रश्न क्या पूछ रहा है। देखिए हिंदी साहित्य के इतिहास लेखन की परंपरा का सूत्रपात किसने किया? हिंदी साहित्य के इतिहास लेखन की परंपरा का सूत्रपात किसने किया? तो आपको बता चुका हूं, गारसा दा तासी ने सबसे पहले हिंदी साहित्य का इतिहास फ्रेंच भाषा में लिखा, इनसे पहले नहीं लिखा गया, है ना। प्रश्न संख्या 28 आपका हो गया। अब देखते हैं प्रश्न संख्या 29। प्रश्न संख्या 29 में पूछ रहा है हिंदी साहित्य के इतिहास ग्रंथ हिंदी साहित्य विमर्श के लेखक कौन हैं? देखिए आज हम लोग पढ़ रहे हैं जो हिंदी साहित्य का इतिहास है, उसके लेखन की परंपरा से संबंधित जो महत्वपूर्ण प्रश्न हैं, आज हम उनके विषय में जान रहे हैं। और यह इसका भाग 1 है। भाग 2 इसका हम आगे लेकर के आएंगे। जो प्रश्न बचे हुए हैं, जैसे किस इतिहास ग्रंथ का प्रकाशन कब हुआ, किसके कितने भाग हैं, इन सबसे संबंधित जो भी प्रश्न महत्वपूर्ण हैं, उन पर हम एक क्लास और बनाएंगे जो भाग 2 नाम से होगी, ठीक है। तो वह भी आपको आगे देखने को मिलेगी। देखिए क्या कह रहा है, हिंदी साहित्य के इतिहास ग्रंथ
हिंदी साहित्य विमर्श के लेखक कौन हैं? तो पदुमलाल पुन्नालाल बख्शी हैं। इनकी एक रचना है क्या लिखूं, बहुत पूछी जाती है, बहुत महत्वपूर्ण है ना। क्या लिखूं भी बहुत पूछी जाती है और महत्वपूर्ण रचना है इनकी। ये आपको याद रखना है, अगर पूछ ले हिंदी साहित्य विमर्श के लेखक कौन है तो पदुमलाल पुन्नालाल बख्शी हिंदी साहित्य विमर्श के लेखक हैं, है ना। चलिए आगे चलते हैं। प्रश्न संख्या 30 देखिए। प्रश्न संख्या 30 में पूछ रहा है हिंदी साहित्य के प्रथम काल को आदिकाल नाम किसने दिया। तो सबसे पहले तो आपको ये पता होना चाहिए कि हिंदी साहित्य का जो प्रथम काल है उसका नाम क्या है ना। भाई बहुत से लोग नए हैं, उनको नहीं मालूम है, पहली बार पढ़ रहे हैं, पहली बार सुन रहे हैं, पहली बार देख रहे हैं, तो कम से कम ये जान लेंगे कि जो हिंदी साहित्य का प्रथम काल है उसका नाम आदिकाल है। ठीक है, पहले आदिकाल है, उसके बाद फिर भक्ति काल है, फिर रीति काल है, उसके बाद आधुनिक काल है। आधुनिक काल के भी अलग अलग नामकरण अलग अलग है ना सन में विभाजित किया गया है वो, जैसे कि भारतेंदु युग, द्विवेदी युग, छायावाद, प्रगतिवाद, प्रयोगवाद, नई कविता। ठीक है, तो आपको इनको भी तैयार रखना है। कभी कभी क्या होता है, दे देता है, पूछ लेता है, जैसे दे दिए द्विवेदी युग, छायावाद युग, प्रगतिवाद, भारतेंदु, 4 युगों के नाम दे दिए 5 के, और कह दिए इनको क्रम से मिलाइए, है ना, आरोही क्रम में या अवरोही क्रम में व्यवस्थित कीजिए। तो आपको कम से कम जानकारी होनी चाहिए कौन सा किसके बाद चला था युग, है ना। अब यहाँ पर क्या पूछ रहा है 30 नंबर में, हिंदी साहित्य के प्रथम काल को आदिकाल नाम किसने दिया है। तो आपको बताया हिंदी साहित्य के प्रथम काल को आदिकाल नाम हजारी प्रसाद द्विवेदी। इनकी एक रचना भी बता चुका हूँ, हिंदी साहित्य का आदिकाल। ठीक है, उससे याद रखना, हिंदी साहित्य का आदिकाल हजारी प्रसाद द्विवेदी की रचना है, और जो नामकरण किया है प्रथम काल का आदिकाल नाम से वह भी हजारी प्रसाद द्विवेदी ने ही किया है। ठीक है, अगला देखते हैं। यह प्रश्न बहुत महत्वपूर्ण है, प्रश्न संख्या 31। ठीक है, प्रश्न संख्या 31 है, आदिकाल को बीजोपन काल नाम किसने दिया। ठीक, देखिए आज हम लोग पढ़ रहे हैं कि हिंदी साहित्य का जो इतिहास है उसके लेखन से संबंधित प्रश्न, कुछ प्रश्न इसमें एक दो आ गए हैं, जैसे नामकरण से संबंधित है या किसी सन से संबंधित है कि कब प्रकाशन हुआ, क्या हुआ। इसके संबंध में एक क्लास और तैयार करेंगे आगे, हम इससे पहले बता चुके हैं आपको भाग 2 के नाम से। ठीक है, तो उसमें जो बातें रह गई हैं, जो प्रश्न छूट गए हैं अभी इसमें, उनको भी शामिल कर लिया जाएगा, जिससे कि हिंदी से संबंधित कोई भी परीक्षा हो, कोई प्रश्न पूछा जाए तो आपको प्रश्न यहाँ से मिल जाए, है ना। आगे देखते हैं, 31 नंबर प्रश्न है, आदिकाल को बीजोपन काल नाम किसने दिया। तो आपका उत्तर यहाँ पर हो जाएगा महावीर प्रसाद द्विवेदी। ठीक है, और इनके ही नाम से आप लोग जानते होंगे द्विवेदी युग चला है। ठीक है, द्विवेदी युग का नाम महावीर प्रसाद द्विवेदी जी के नाम पर ही द्विवेदी युग उसका नाम पड़ा था। 31 नंबर प्रश्न हो गया। अगला देखते हैं, 32 नंबर में पूछ रहा है साहित्य का इतिहास दर्शन। साहित्य का इतिहास दर्शन किसका ग्रंथ है। तो यहाँ पर उत्तर आपका हो जाएगा नलिन विलोचन शर्मा का ग्रंथ है साहित्य इतिहास दर्शन। साहित्य इतिहास दर्शन किसका ग्रंथ है, नलिन विलोचन शर्मा का ग्रंथ है। अगला देखिए, 33 नंबर प्रश्न है, हिंदी के प्रारंभिक काल को वीर गाथा काल नाम किसने दिया। देखिए आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने हिंदी के प्रारंभिक काल को वीर गाथा काल नाम दिया। अभी आप देख चुके हैं इससे पहले ऊपर कि आदिकाल नाम किसने दिया, हजारी प्रसाद द्विवेदी ने दिया। बीजोपन काल नाम किसने दिया, महावीर प्रसाद द्विवेदी ने दिया। अब यहाँ पूछ रहा है वीर गाथा काल नाम किसने दिया। तो वीर गाथा काल नाम आचार्य रामचंद्र शुक्ल जी ने दिया है, और नामकरण उनकी प्रवृत्तियों के आधार पर आलोचकों द्वारा रखे जाते थे, उनके नामकरण किए जाते थे, है ना। तो अलग अलग आलोचक रहे हैं, उन्होंने प्रवृत्तियों को ध्यान में रखते हुए अपने अनुसार उनका नामकरण किया है। तभी पूछा जाता है कि किसने इस काल को क्या नाम दिया है,
ये आपको पढ़ना होगा। आगे इस पर एक क्लास हम तैयार करेंगे जिसमें आप जो है सभी नामकरण उसमें देख सकेंगे किसने क्या कहा है। तो हिंदी के प्रारंभिक काल को वीरगाथा काल नाम किसने दिया है? रामचंद्र शुक्ल ने दिया है। अच्छा, प्रवृत्तियों में यहाँ पर आप पढ़े होंगे, नहीं पढ़े हैं तो आगे हम पढ़ाएंगे इसको आपको, कि आदिकाल में वीरगाथा संबंधी काव्य बहुत लिखे गए। ठीक है, तो इन्हीं को ध्यान में रखकर शुक्ल जी ने इसका नाम वीरगाथा काल रखा है और वीरगाथा काल कहा है। आगे देखिए, प्रश्न संख्या 34 है। पूछ रहा है आदिकाल को आरंभिक काल नाम किसने दिया? यह बहुत महत्वपूर्ण है और इसको ध्यान से सुनते रहिएगा, ठीक, क्योंकि यहाँ पर दो शब्द हैं, एक आरंभिक और एक प्रारंभिक। यदि आपसे पूछता है कि आदिकाल को आरंभिक काल नाम किसने दिया, तो आपको उत्तर देना है मिस्र बंधुओं ने। ठीक है, देखिए मिस्र बंधुओं ने आदिकाल को आरंभिक काल नाम दिया है और दो भागों में बांटकर दो नाम दे दिए। एक हो गया पूर्व आरंभिक काल और एक दे दिया उत्तर आरंभिक काल। एक दे दिया पूर्व आरंभिक काल और एक दे दिया उत्तर आरंभिक काल। ठीक है, ये पूछे अगर कि पूर्व आरंभिक काल किसने कहा, उत्तर आरंभिक काल किसने कहा, आरंभिक काल किसने कहा, तो आदिकाल को आरंभिक काल, पूर्व आरंभिक काल, उत्तर आरंभिक काल, इन सब से संबंधित प्रश्न बनता है अगर, तो आपको उत्तर देना है मिस्र बंधु। ठीक है, वही मिस्र बंधु, श्याम सुख गणेश, श्याम बिहारी, सुखदेव बिहारी, गणेश बिहारी, तीनों मिस्र बंधु, मिस्र बंधु विनोद के लेखक है ना। और इनकी एक और रचना है हिंदी नवरत्न, 1910 में प्रकाशित हुई थी। तो अब दूसरी चीज समझिए, एक होता है आरंभिक काल और एक यहाँ पर है प्रारंभिक काल। यदि ये पूछ ले कि आदिकाल को प्रारंभिक काल नाम किसने दिया है, तो आपको गणपति चंद्र गुप्त बताना है, गणपति चंद्र। ठीक है, यहाँ पर आपको गणपति चंद्र गुप्त बताना है। यदि पूछेगा आरंभिक काल नाम किसने दिया, तो आपको बताना है मिस्र बंधुओं ने दिया। यदि पूछता है प्रारंभिक काल नाम किसने दिया, तो गणपति चंद्र गुप्त ने दिया, और ये आपस में मिल जाता है। एक को याद कर लीजिए, दूसरा भूल जाइए, वो अपने आप याद हो जाएगा। जैसे क्या है कि सबसे पहले पूजा करते हैं, किसकी करते हैं? गणेश जी की, यानी हम पूजा का प्रारंभ गणेश जी से करते हैं, गणपति जी से। ठीक, प्रारंभ। अब आरंभ को आपको नहीं याद रखना है, यहाँ पर क्या याद रखना है कि गणेश जी का हम जो पूजन करते हैं प्रारंभ गणेश जी से करते हैं। तो प्रारंभ से क्या हुआ, प्रारंभिक काल नाम किसने दिया? गणपति जी ने। ठीक, ऐसे याद हो जाएगा। आदिकाल को प्रारंभिक काल किसने कहा? गणपति चंद्र गुप्त ने। इतना याद कर लीजिए, फिर जो आरंभिक बचेगा उसको जान जाएंगे आप कि मिस्र बंधुओं का है ना। अगला प्रश्न देख लीजिए, 35 नंबर प्रश्न पूछ रहा है। देखिए अभी इसके बारे में थोड़ा सा बताया है हमने। 35 नंबर पूछ रहा है हिंदी नवरत्न के लेखक कौन है? तो हिंदी नवरत्न के लेखक मिस्र बंधु हैं और इसका प्रकाशन कब हुआ? 1910 ईस्वी में हुआ। हिंदी नवरत्न का प्रकाशन जो हुआ था वह 1910 ईस्वी में हुआ था। और किसकी रचना है ये? तो मिस्र बंधुओं की रचना है। ठीक है, यहाँ पर इन्होंने नवरत्नों का उल्लेख किया है। नवरत्न कौन कौन से हैं? सूरदास हैं। देखिए कभी कभी पूछ लेता है, जैसे 4 विकल्प दे दिए और प्रश्न पूछ लिया निम्नलिखित विकल्पों में से कौन सा कवि ऐसा है जो हिंदी नवरत्न में सम्मिलित नहीं है, तो आपको उनके नाम भी पता होने चाहिए कि नवरत्न कौन कौन से हैं, उनको आपको याद करना होगा। नवरत्नों में कौन कौन से थे? तो तुलसीदास, सूरदास, बिहारी, है ना, और देव। देव के बाद भारतेंदु हरिश्चंद्र, चंद बरदाई और कबीर, फिर त्रिपाठी बंधु। देखिए त्रिपाठी बंधु में क्या है, त्रिपाठी बंधुओं में यहाँ पर मतिराम और चिंतामणि का नाम आता है। ठीक, वो भूषण और मतिराम का नाम। देखिए यहाँ पर अभी मुझे ये कंफर्म नहीं है, लेकिन आपको याद रखना है कि त्रिपाठी बंधु आते हैं। ठीक है, क्योंकि त्रिपाठी बंधुओं में तो इनका 4 भाई थे ना, मतिराम, चिंतामणि और भूषण और जटाशंकर, लेकिन यहाँ पर केवल 2 ही शामिल थे। और यदि ये पूछा जाता है कि मिस्र बंधुओं की रचना हिंदी नवरत्न में कितने
रचनाकार हैं तो 10 रचनाकार होंगे। और अगर ये पूछ लेगा कि हिंदी नवरत्न में कितने रत्न हैं, कितने कवि हैं, तो 10 कवि हो जाएंगे, है ना। कवि कितने हो जाएंगे? 10। और अगर ये हो जाएगा कि आपको बताना है कि हिंदी नवरत्न में कितनी संख्या कवियों की है, तो आप बताएंगे वहाँ पे 9। 9 इसलिए बताएंगे कि त्रिपाठी बंधुओं का जो जिक्र यहाँ पे किया गया है, जो लिखा गया है, उनके नाम अलग अलग करके नहीं लिखे गए हैं, ठीक है। उनको केवल त्रिपाठी बंधु कहा गया है। तो नाम कितने हैं? 10, है ना। और तो आपको यहाँ याद रखना है कि हिंदी नवरत्न में 9 रत्न इनके सम्मिलित हैं। 1910 में प्रकाशित हुई है और मिश्र बंधुओं की रचना है। तो साथियों, हमारी क्लास अगर पसंद आई हो तो इसको शेयर करना, लाइक करना और सब्सक्राइब करना, जिससे कि समय समय पर हमारी क्लास वीडियो आप तक पहुंचती रहे। धन्यवाद।